हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम धोने के सोडे के बारे में आगे पढ़ाई करेंगे। वो भी एक लवण ही है। चलो, तो सबसे पहले धोने के सोडे का रासायनिक फॉर्मूला है Na2CO3 × 10H2O। इसका मतलब है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट जो रसोई घर में उसका उपयोग किया जाता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। ठीक वैसे ही ये सोडियम कार्बोनेट भी सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। हमने ऊपर देखा कि भाई बेकिंग सोडा को अगर आप गर्म करोगे तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से हमें धोने का सोडा प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर आप खाने के सोडे को गर्म करोगे तो आपको धोने का सोडा प्राप्त होता है। और यह भी एक क्षारकीय लवण है। ठीक है। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई यहाँ पे जो 10H2O लिखा है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे पानी के 10 अणु हाजिर है। ठीक है। इसलिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के पानी के 10 अणु के साथ अभिक्रिया आप करोगे तो आपको धोने का सोडा यानी कि Na2CO3 × 10H2O मिलेगा। ओके। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब Na2CO3 और NaHCO3 वो कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। इसका मतलब ये है कि भाई ये कई सारे उद्योग में भी उपयोगी है। अब आगे कि भाई धोने के सोडे के उपयोग, उसके उपयोग क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप देखो तो उसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है। कांच बनाने में, साबुन बनाने में, जो हम इसका भी साबु और डिटर्जेंट इन दोनों का कैसे बनावट होती है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाई करेंगे। ठीक है। और कागज़ बनाने का उद्योग है उसमें भी ये सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलो, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। ये बोरेक्स है वो भी इसमें भी कहीं ना कहीं सोडियम का यूज़ होता है। ठीक है। तो उसके उत्पादन में भी ये होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। अभी हमने जस्ट कहा सोडियम कार्बोनेट मतलब धोने का सोडा, और धोने का सोडा आप कहीं ना कहीं घर में यूज़ करते ही होंगे क्योंकि इससे साफ सफाई की जाती है। ठीक है। चौथी बात उसकी ये है कि भाई जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। ये सोच रहे कि भाई सर जल भी कठोर और स्थायी ऐसा होता है, तो हाँ होता है। आप गांव में जाओगे और यहाँ पे आप रहोगे तो गांव बदल गया या तो कोई सिटी बदल गई तो वहाँ का पानी है वो भी बदल जाएगा। आप एसएमसी का पानी पियोगे और जो बोरवेल है उसका पानी पियोगे तो उसमें बहुत सारा डिफरेंस होगा। इसलिए जो जल की स्थायी कठोरता है उसको हटाने के लिए भी ये धोने का सोडा है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलो, तो ये यहाँ पे जो हमारा चौथा लवण था कि भाई धोने का सोडा, यहाँ पे वो ख़त्म होता है।
और ये क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे पूछा जाएगा कि भाई धोने के सोडे की बनावट और उसके उपयोग लिखिए। ठीक है, तो आपको समीकरण के साथ ये पूरा क्वेश्चन लिखना होगा और उसके उपयोग भी आपको लिखने पड़ेंगे। देखो 2 मार्क्स में अगर पूछा जाए तो आपको कम से कम 4 लाइन तो लिखनी ही पड़ेगी उपयोग की, और समीकरण भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क है? आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या लवण के जो क्रिस्टल है वो वास्तव मतलब क्या रियल में शुष्क है, मतलब ड्राई है? तो देखो यहाँ पे एक क्रियाकलाप किया गया है कि भाई कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वथन नली में गर्म कीजिए। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, ठीक है, वो भी एक लवणी है, ये भी मैंने कहा था आपको। उसको एक क्वथन नली है, उसके अंदर आपको क्या करना है, गर्म करना है। फिर आप देखोगे कि भाई गर्म करने पर उसके जो रंग है वो रंग में परिवर्तन आता है। ठीक है, रंग का परिवर्तन क्या आता है, क्यों आता है? तो आप देखो कि भाई जो कॉपर सल्फेट दिखने में तो शुष्क है, शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट को अगर आप गर्म करोगे तो उसके अंदर जो जल, क्रिस्टल में जल होता है, अभी ऊपर ही हमने पढ़ा कि भाई Na2CO3 × 10H2O वो क्रिस्टल है। अगर ये क्रिस्टलों को गर्म आप करोगे तो उसके अंदर जो जल होता है वो क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होने के कारण ये जो जल है वो हट जाएगा, और हटने के बाद ये लवण का रंग श्वेत हो जाता है। कैसा हो जाता है, श्वेत। अगर आप वापिस क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोगे तो उसका रंग वापिस कैसा आ जाएगा, नीला आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप कॉपर सल्फेट को गर्म करोगे तो पानी उसमें से निकलने के बाद उसका रंग हो जाएगा श्वेत, और अगर वापिस पानी या तो क्रिस्टलीकरण करोगे आप तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला। ओके, तो ये भी आपको 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि भाई कॉपर सल्फेट को गर्म करने के बाद उसका रंग कैसा हो जाता है। ठीक है, चलो अब आपको एक परिभाषा याद रखनी है। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि भाई क्रिस्टल जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या, तो लवण के एक सूत्र इकाई में लवण कोई भी हो सकता है। इसमें सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, कॉपर सल्फेट भी हो सकता है, पोटेशियम सल्फेट भी हो सकता है। कोई भी लवण ले लो, उसके एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जल के अणु कितने हैं वो संख्या को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलन का जल। जैसे अभी जस्ट हमने बात की थी कि भाई सोडियम कार्बोनेट है, उसमें 10 पानियों के अणु थे, तो जो ये पानियों के 10 अणु है वो क्या है, क्रिस्टलन जल। ठीक वैसे है कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। याद रखना, मोस्ट IMP है 1 मार्क्स के लिए। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के कितने अणु हैं, 5। और कॉपर सल्फेट का अगर रासायनिक सूत्र देखा जाए तो होगा CuSO4 × 5H2O। ठीक है, उसके अंदर
5 पानी के अणु है ही। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई क्या आप बता सकते हैं कि Na2CO3 इंटू 10H2O का अणु आंद्र है या नहीं। आंद्र मतलब उसके अंदर जल है या तो सूखा हुआ है। तो आप उसके फॉर्मूले से ही आप परख जाओगे कि भाई उसके अंदर 10 पानियों के अणु है ही, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो आंद्र है ही। ठीक है, आगे जिप्सम एक अन्य लवण है। याद रखना, एक दूसरा वर्ड नया आया आपके लिए कि जब जिप्सम एक और लवण ही है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है और उसमें पानियों के 2 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं? 2। तो जिप्सम का फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट। याद रखना, कंफ्यूजन मत होना आप। कॉपर सल्फेट तो CuSO4 और उसके अंदर पानियों के कितने अणु हैं? 5। और अगर जिप्सम, तो जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 इंटू 2H2O। इसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट। आपको अगर 1 मार्क्स में पूछे तो कभी आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछेगा कि भाई कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखो। आपको डायरेक्ट यही कहेगा कि भाई जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। कॉपर सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट दोनों में डिफरेंस सिर्फ उसमें से कॉपर अगर है तो Cu आएगा और कैल्शियम अगर है तो Ca आएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट के अंदर पानियों के 5 अणु है और कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम, उसके अंदर पानियों के कितने अणु हैं? 2। ठीक है, इसका मतलब सीधा ये हुआ कि पानी का अणु जिसमें उपस्थित होगा उसे हम क्रिस्टलन का जल कह सकते हैं। ओके, ऊपर जो आपका परिभाषा दी गई है वो 1 मार्क्स में मोस्ट टाइम भी है। ठीक है, चलो अब आगे हम पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? आपने सुना ही होगा, PVC। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ पे होता है? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं टकराते रहते हैं। ठीक है, आप खुद समझ ही जाना कौन कौन टकराता है। कोई अगर सीधा चलता है तो वो भी कहीं ना कहीं टकराता है। फिर टकराने के बाद वो बोलते हैं कि भाई सर आज मुझे बदन दर्द हो रहा है, सर मेरी हड्डी टूट गई, सर मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है। कहीं ना कहीं होता है ना ये दर्द। अगर आप ज़्यादा अगर मान लो टकरा गए या तो कहीं से आप गिर गए तो आपको फ्रैक्चर हो सकता है। और फ्रैक्चर होने के बाद आपने देखा होगा जो एकदम मस्त से पट्टा बांधा होगा, वो पट्टा किससे बना है आपको पता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, याद रखना POP का फॉर्मूला और उसका पूरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलो ये तो हो गई प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात। अब हमें ये क्वेश्चन होता है कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है? तो सिंपल, जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम को 373 केल्विन पर, देखो यहाँ पे केल्विन है, वो जो ताप है, टेम्परेचर है, उसका इकाई है। सेल्सियस है, केल्विन है, ये सब टेम्परेचर के इकाई है। ठीक है,
तो जिप्सम को अगर आप 373 केल्विन पर गर्म करोगे तो यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या तो हेमीहाइड्रेट, आप देख सकते हो कि भाई कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट मतलब क्या कि भाई पानी का आधा अणु, इसलिए इसको अर्धहाइड्रेट या तो हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई जिप्सम है तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलो, अब इस पदार्थ का उपयोग अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि भाई प्लास्टर करते हैं हमें, कहीं पे फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं पीओके का यूज़। और प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो चूर्ण एक पाउडर के फॉर्म में होता है, अगर उसके अंदर पानी आप मिला दो तो वापस क्या बन जाएगा, जिप्सम। अभी हमने बात की भाई जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया था हमने, ठीक है, मतलब पानी का अणु निकाल लिया था तो बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। पानी का अणु वापस डाल देते हो तो क्या बन जाएगा वापस, जिप्सम। आप देख सकते हो कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस आधा अणु है, फिर मैं पानी ऐड करता हूँ, पानी के 1.5 अणु उसमें डालता हूँ तो वापस क्या हो जाएगा, जिप्सम। ओके, चलो आगे कि भाई यहाँ पे देखने की बात यह है कि भाई जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। तो अब जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है, तो CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। क्या करते हैं कि भाई कैल्शियम सल्फेट का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने कई बार जो गणपति का त्योहार आता है तब पीओपी की मूर्ति बनी होती है, पीओपी नाम सुना ही होगा। पीओपी मतलब कुछ नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। याद रखना, कई सारे खिलौने हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने होते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं खिलौने की दुकान पे जाओ, अभी तो ज़्यादा तो प्लास्टिक के ही हो गए या तो फाइबर के ही हो गए खिलौने, लेकिन आप कोई गांव में भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोई खिलौना आपको मिल सकता है देखने के लिए। तो कभी अगर आप जाओगे तो आप ये देख लेना। दूसरा है सजावट का सामान। सजावट के जो सामान बने होते हैं वो ज़्यादातर प्लास्टर ऑफ पेरिस के ही बने होते हैं। और दूसरी बात है सतह को चिकना बनाने के लिए, तो इन सभी में ये पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है। अब आपको ये कहा गया है कि भाई कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, तो ये चीज़ आपको ढूंढनी है। ठीक है, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों, दूसरी बात क्यों नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर यानी कि जो दूसरा चैप्टर था अम्ल, क्षारक और लवण, ये यहाँ पे ख़त्म होते हैं।
और ये पूरा चैप्टर आईएमपी है। इसमें बहुत सारे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हैं और 2-2 मार्क्स के और 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन अगर ये पूछना चाहे तो इसमें से पूछ सकते हैं। और जो क्षार परिवार है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, ये सभी मोस्ट आईएमपी है। और ये चैप्टर आपको पूरा याद करना है। मैं हर बार बोलता हूँ कि जहाँ पे मैं बोलूँ कि भाई ये आईएमपी है, या तो मैं कोई करूँ कि भाई ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप अंडरलाइन करते जाओ। और अगर अंडरलाइन ना करो तो आप नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या तो क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं वो अंडरलाइन करते जाओ। सिर्फ आप वो याद रखोगे तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा आपको पढ़ लेना है, समझना है, और ना समझ में आए तो आप कभी भी पूछ सकते हो भाई। और ये जितने भी वीडियो हम बना रहे हैं वो आपकी पढ़ाई के लिए बना रहे हैं भाई, इसीलिए आप ये सभी वीडियो जो हम भेज रहे हैं वो वीडियो आप देखो, ठीक है, और समझो आप खुद। क्योंकि ये सब करने की वजह सिर्फ इतनी है कि आपकी पढ़ाई ना बिगड़े। और आप 10th में आ चुके हैं और 10th की एग्ज़ाम लेंगे ही, वो फाइनल है, ठीक है। इसीलिए आप खुद भी पढ़ाई करो। समझ में ना आए तो एनी टाइम आप पूछ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है, याद आपको रखना है। ओके, ठीक है, थैंक यू।